फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो हमने टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोमास एनर्जी के बारे में। बायोमास एनर्जी क्या होती है, उसके एग्जांपल क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। जो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस उसका वो क्या है, उसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायोमास एनर्जी के बारे में यदि हम बात करें तो बायोमास जो है एक जैविक पदार्थ है जो पेड़ पौधों या जैविक सामग्री से प्राप्त होता है। बायोमास सिर्फ कार्बनिक पदार्थ है। बायोमास जो है कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों जो धरती पर उगने के साथ ही साथ जल में उत्पन्न होते हैं, यह उनसे प्राप्त की जाती है। यह पेड़ पौधों से व्युत्पन्न पदार्थों तथा जीवों के व्यर्थ पदार्थों से भी उत्पन्न होता है। जीवों के व्यर्थ पदार्थ जैसे क्या हो गया आपका, जैसे गोबर हो गया, यानी कि अन्य जो जीवों के मलमूत्र हो गए इत्यादि से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब इन्हीं जैविक पदार्थों से जो हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं वही हमारी एनर्जी क्या कहलाती है, बायोमास एनर्जी कहलाती है। उसी को ही हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। जैसे अपने लकड़ी के छर्रे हैं, घासों की कतरन है या गोबर हैं आदि, गन्ने की मकई है, गन्ने की खोई वगैरह है जो गन्ने के वेस्टेज है, मकई की वेस्टेज है, ये आदि ये जो फसलें हैं और ये लकड़ियां हैं, इनका जो है प्रयोग हम लोग जो है उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए यानी कि बायोमास एनर्जी को बनाने के लिए करते हैं। ये सभी चीज़ें काम आती हैं, हमारी बायोमास एनर्जी के रूप में काम आती हैं। बात करते हैं कि बायोमास जो एनर्जी है वो एक तरह से सौर एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी का एक अप्रत्यक्ष रूप है। अर्थात बायोमास एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें सौर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सौर ऊर्जा का ये एक अप्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि बिना सौर ऊर्जा के यह बायोमास एनर्जी को हम जनरेट नहीं कर सकते। क्योंकि बायोमास एनर्जी को जनरेट करने के लिए यानी कि उत्पन्न करने के लिए हमें प्रकाश संश्लेषण की विधि को प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रयोग विधि को हमें प्रयोग करना पड़ता है और इसी के द्वारा हम बायोमास एनर्जी को जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो विदाउट सनलाइट अर्थात सौर ऊर्जा के, सूर्य के बिना नहीं हो सकता। ये क्रिया जो है विदाउट सनलाइट यानी कि सूर्य की अनुपस्थिति में यह क्रिया फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस की क्रिया हर एक पेड़ पौधा अपने खाना बनाने के लिए इत्यादि के लिए करता है। तो इसलिए जो आपका बायोमास एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी का एक इनडायरेक्टली रूप है यानी कि अप्रत्यक्ष सोर्स है, इनडायरेक्टली सोर्स है। और ये साथ ही साथ ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है यानी कि रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है। अब हम बात करते हैं यदि उदाहरण जो आपके बायोमास एनर्जी के उदाहरण क्या क्या है उनकी बात करेंगे। जैसे गार्बेज है, ठीक है, कचरा, क्रॉप्स मतलब फसलों से जो आता है आपका, एल्कोहल्स फ्यूल्स आते हैं, इनसे आता है, लैंडफिल गैसेस हैं, लकड़ियां हैं इत्यादि। ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल बायोमास एनर्जी के ही हैं। जैसे और भी इसके अलावा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, भी बायोमास एनर्जी के उदाहरण है। क्योंकि ये भाई जैविक पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब पूरा करोड़ों सालों पहले जो आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे जो ज़मीन के अंदर दब गए थे, उन्हीं के यही उदाहरण है। उन्हीं के जो भी ये जैव जैविक जो पदार्थ हैं उन्हीं से ही ये प्राप्त होते हैं हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोमास एनर्जी में यानी कि बायोमास ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ये कंप्लीटेड होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है। बायोमास एनर्जी के लिए जो हमें क्या चाहिए, जो किस प्रकार से ये क्रिया होती है, इसकी अभिक्रिया क्या है, रिएक्शन क्या है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वह जो आपकी जो सनलाइट होती है यानी कि रेडिएंट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। जो आपकी केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, आपकी ग्लूकोज या शुगर, ग्लूकोज और शुगर, और साथ ही साथ इसके साथ ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं। आपको सभी को, हम लोगों को पता है कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद वह ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अर्थात जो आपकी जो प्रोसेस है वो केमिकल की प्रोसेस है एक तरह से। तो यहाँ से जो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सनलाइट को हम पेड़ पौधों पे डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट्स द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थात जो आपको जो सौर ऊर्जा मिल रही है
सूर्य से, वह उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो किसके रूप में मिलती है हमें, ग्लूकोज या शुगर के रूप में मिलती है। अब इसका रिएक्शन क्या होता है, मतलब जो इसकी अभिक्रिया है वो, उसकी जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो क्या होता है, यदि हम 6 अणु जो है H2O यानी कि वाटर के लेते हैं और 6 अणु आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं और इसको सनलाइट यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसके साथ इसकी इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा जो क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है प्लस C6O2, ये जो आपका ऑक्सीजन होता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बायोमास एनर्जी में यानी कि ऊर्जा में, तो वहाँ से इस प्रकार से हमें ये रिएक्शन मिलती है और हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस रिएक्शन से। तो ये था प्रोसेस हमका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रकार से हम बायोमास की एनर्जी के जो क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है कि बायोमास एनर्जी के जो मेन सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, बायोमास एनर्जी को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ये फिगर के रूप में डिस्कस किया है। वैसे तो देखा जाए कि बायोमास एनर्जी को जो है मुख्यतः 3 स्रोतों में विभाजित किया जा सकता है। आपके वो कौन कौन से हैं, खेतों से है, पौधों से, जंगलों से, पानी से है और उत्पन्न पेड़ पौधों इत्यादि जो हैं, ये आपका पहला सोर्स हो गया, मतलब जो आपके जो भी खेत वगैरह हैं, पेड़ पौधे वगैरह हैं, इनसे। सेकंड क्या, व्यर्थ पदार्थ, जैसे जीव व्यर्थ हो, एनिमल वेस्टेज हो गया, जंगल के व्यर्थ पदार्थ, फॉरेस्ट वेस्टेज, जैसे लकड़ी, कटी हुई लकड़ी, पेड़ पत्ते ये पड़े रहते हैं, ये हो गया। फिर बायो गैसिफिकेशन से, जैसे गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त कीजिए, ये 3 तरीके हैं, ये सोर्सेस हैं, इनसे हम बायो ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। ये बायोमास एनर्जी के सोर्सेस हैं, कौन सा है आपका, सीवेजेस है, जो हमारा मलमूत्र वगैरह है वो सीवेजेस है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस है, जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है वहाँ से कर सकते हैं। फॉरेस्ट क्रॉप एंड रिड्यूसेस है, फॉरेस्ट से जो आपका वेस्टेज होता है वो। इंडस्ट्रियल रिड्यूसेस है, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उससे। एनिमल रिड्यूसेस, जो आपका के जानवरों के जो है आपके जीव व्यर्थ है वो। पर्टिकुलर एक नगरों में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहाँ से जो आपका कचरा वगैरह, कार्बनिक जो कचरा होता है उनको एकत्रित किया जाता है, वो जो वेस्टेज होता है वो वहाँ से। तो ये जो है आपके ये बायोमास एनर्जी के मेन सोर्सेस हैं, इनके द्वारा जो हम, और एक आपका जो होता है कि हम तीसरा जो प्रकार मैंने बताया था बायोमास गैसिफिकेशन, तो यहाँ से क्या होता है कि हम गोबर गैस का, मतलब गोबर से जो है मीथेन गैस को प्राप्त करते हैं, जिस मीथेन गैस का हम प्रयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको खाना पकाने की ज़रूरत भी, इसके खाना पकाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, अपना रसोई में भी प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी जगह पे आपने लोग देखा होगा जो बड़े बड़े घर होते हैं या कहीं अकेले घर होते हैं, मोस्टली हम सिख कम्युनिटी में देख सकते हैं, इन लोगों के जो अलग अलग घर होते हैं, झाले होते हैं, ये लोग मैक्सिमम जो है बायोमास एनर्जी का ही प्रयोग करते हैं। ये गोबर गैस के द्वारा, गोबर के द्वारा अपनी मीथेन गैस को प्रयोग बनाते हैं और उसी का प्रयोग अपने जो है किचन्स वगैरह में करते हैं। आपका है कि बायोमास से ऊर्जा का रूपांतरण, मतलब जो बायोमास एनर्जी है उससे हम किस प्रकार से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो इस पे जो आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष दहन यानी कि डायरेक्ट, थर्मो रासायनिक रूपांतरण, इट मीन्स कि थर्मो केमिकल कन्वर्जन, एंड लास्ट वन इज जैव रासायनिक रूपांतरण, बायोकेमिकल कन्वर्जन। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट कंबशन। वेस्टेज से डायरेक्ट किस प्रकार से उसको कंबशन करके किस प्रकार से एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। बोल सकते हैं कि जैविक पदार्थों जैसे लकड़ी, खाद, कृषि व्यर्थ, जीव व्यर्थ, औद्योगिक व्यर्थ, मतलब जो भी आपके वेस्टेज हैं, लकड़ी है, खाद है, एग्रीकल्चर वेस्टेज है, बायो वेस्टेज है और इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, को डायरेक्टली कंबशन करके, यानी कि जो आपके फर्नेस होती है, दहन कक्ष होता है, उसमें उसको कंबशन करके, उसको दहन करके ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। उसको दहन करने के बाद उसमें ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर इसकी जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया जो गर्म करते हैं, यही प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट कम्बशन, यानी कि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ये डायरेक्ट कम्बशन विधि कहलाती है। जिसमें हमें उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग स्पेस हीटिंग एवं कूलिंग, शक्ति उत्पादन एवं उद्योगों में कर सकते हैं।
तो इस कम्बशन से जो हम लोग डायरेक्ट कम्बशन करते हैं, इनका जो कम्बशन करते हैं, एनिमल वेस्टेज हो गया, आपका वुड्स हो गया, खाद हो गया, एग्रीकल्चर वेस्टेज हो गया, इनको जो कम्बशन करते हैं, इनका दहन करते हैं, तो यही प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। और इसके द्वारा जो हमें ऊष्मा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उसका हम प्रयोग करते हैं, स्पेस हीटिंग में कर लेते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल वे पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं, कूलिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कम्बशन। तैयारी यहाँ पे होती है, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये एक चैम्बर है, फर्नेस चैम्बर इसको बोलते हैं, फर्नेस चैम्बर। ठीक है, फर्नेस चैम्बर के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, यहाँ पे इसको दहन किया जाता है, इसका जो भी आपके वेस्टेज उनका दहन किया जाता है, और उससे उत्पन्न जो आपकी स्टीम वगैरह होती है उसको हम इस टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेटर को घुमाते हैं और दोबारा से उसको कंडेंसर में पहुंचाते हैं, जो आपका पानी वगैरह होता है उससे, और यहाँ से जो आपकी गैसेस होती है उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो ये तरीका जो आपका एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका दे रखा है, किस प्रकार से हम इन वेस्टेज को प्रयोग करते हैं, उसका किन प्रकार से कम्बशन करते हैं। लिखा हुआ है कि इन अ डायरेक्ट कम्बशन सिस्टम बायोमास इज बर्न इन अ कम्बस्टर ऑफ फर्नेस। मतलब जो भी आपके बायोमास प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इनको जनरेट होती हैं, बॉयलर से भेजने के बाद उसके माध्यम से हमारा जो पानी जो होता है हीट होता है, जिसे वो स्टीम के रूप में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कंबशन का तरीका है, इसी को हम डायरेक्ट कंबशन का तरीका बोलते हैं। डायरेक्ट उसको नेक्स्ट हम देख का थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में क्या होता है कि इस विधि में जैविक पदार्थों को मुख्यतः गैसीय एवं गैसीय या द्रवीय ईंधन में परिवर्तित करते हैं। थर्मोकेमिकल कम्बशन में क्या होता है, मुख्यतः जो जैविक पदार्थ होते हैं, आपके बायोमास प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या होता है कि गैस या लिक्विड इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम दो तरीकों का प्रयोग करते हैं। क्या दो तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपके दो तरीके कौन से हैं देखेंगे आप। एक pyrolysis है, वन इज pyrolysis एंड सेकंड इज गैसिफिकेशन। ये आपके जो है दो तरीके हैं, गैसिफिकेशन वगैरह, यानी कि पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। तो पायरोलिसिस में क्या होता है कि जैविक पदार्थों को एक बंद पात्र में, यानी कि एक बंद जो भी चैम्बर होता है, उसमें हम उच्च तापमान पर, लगभग आपका जो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। पायरोलिसिस में क्या होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पर, जैसे कितना हाई टेम्परेचर, जैसे 500 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है कि तो गर्म करने पर हमें जो गैसेस या लिक्विड प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यह विधि आपकी क्या कहलाती है, पायरोलिसिस विधि कहलाती है। इसमें हमें CO मिलता है, CH4 मिल जाता है, NO2 मिल जाता है, मतलब अधिकतर इसमें क्या है, गैसेस मिल जाती हैं। CO2 मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देखा पायरोलिसिस में बायो ऑयल, उसको स्टोरेज करते हैं। तो हमें इस पायरोलिसिस प्रोसेस में हमें क्या क्या मिलता है, देखिए चार मिल जाता है, बायो ऑयल मिल जाता है, फ्यूल गैसेस मिल जाती हैं, गैसेस को मैंने बता दिया, इनको स्टोरेज कर लेते हैं, इनको स्टोर कर लेते हैं। बायो ऑयल को मैंने बताया था, लिक्विड वगैरह मिलते हैं। अब इनका फिर कन्वर्जन आपका, इसको चारकोल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बायो ऑयल को केमिकल ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स हाइड्रोजन वगैरह इसमें कन्वर्ट होके प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी फ्यूल गैसेस होती है, जो हम गैस प्राप्त करते हैं, वो भी आपकी जो होती है किस में बदल जाती हैं। अगर फ्यूल गैसेस हैं तो केमिकल ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स आपकी मैंने गैसेस बताई हैं, CONH4 वगैरह, इनको हम लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए का प्रयोग कर लेते हैं। उनको हम
टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर लेते हैं, या फिर इंजन को चला लेते हैं, इंजन के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका पायरोलिसिस मेथड हो गया। पायरोलिसिस मेथड में कुल मिला के थर्मोकेमिकल और गैसिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन का जैसा आपके यहाँ पे दे रखा है, गैसिफिकेशन प्रोसेस में, गैसिफिकेशन प्रोसेस में केवल और केवल क्या होता है, इनमें जैविक पदार्थों को कम वायु की अनुपस्थिति में, मतलब जो कम एयर होती है उसकी अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि है। गैसिफिकेशन का मतलब है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गैसिफिकेशन मतलब गैसेस, यहाँ से गैसेस ही उत्पन्न होंगी। तो कम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें जो होता है कि H2CO CH4NO2 जो भी है ये आदि गैसें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं गैसों का प्रयोग हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में कर लेते हैं। देखिए एक गैसिफिकेशन की विधि दे रखी है, फ्यूल गैसेस का जनरेशन होता है और इनका प्रयोग हम लोग केमिकल ट्रांसपोर्ट फ्यूल में कर लेते हैं, टरबाइन को घुमाने में कर लेते हैं, इंजन को चलाने में कर लेते हैं। ये चीज़ें दे रखी हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। तीसरा प्रोसेस एक और होता है कंबशन। ठीक है, इसमें थर्मोकेमिकल रूपांतरण में कंबशन का प्रोसेस होता है। कंबशन का प्रोसेस हम यहाँ पे इसलिए नहीं इसमें ऐड करते क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड आ जाता है। हालांकि ये भी है आपका थर्मोकेमिकल प्रोसेस, लेकिन ये भी जो है आपका ये कंबशन जो डायरेक्ट कंबशन वाले में आ जाता है, इसलिए हम इसको इसमें काउंट नहीं करते। तो ये डायरेक्ट कंबशन में क्या होता है, सीधा हीट जनरेट होती है, हीट को बॉयलर में भेजते हैं जहाँ आपका पानी को स्टीम के रूप में कन्वर्ट करते हैं, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या है आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन। बेटा बायोकेमिकल कन्वर्जन होता क्या है कि जो ये जैविक पदार्थों को या पेड़ पौधों को एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन कराई जाती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणुओं की उपस्थिति में कराई जाती है। जैसे आपने देखा होगा हम लोग गोबर खाद बनाते हैं, खाद में क्या होता है आपके केचुए उसको उर्वरक बना देते हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के रूप में इस प्रकार से जो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप कोई जानवर देखें, जानवर पड़ा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं जो पूरा एकदम से उसको खा के साफ कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका जैव केमिकल कन्वर्जन है, यानी कि आपका बायो केमिकल कन्वर्जन है, जैव रासायनिक रूपांतरण है, इसमें क्या होता है जैविक पदार्थों को हम लोग कुछ जीवाणुओं की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया में उसको प्रयोग करते हैं जिससे हमारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब इस अभिक्रिया में जब ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो इस अभिक्रिया में हमें क्या होता है, द्रवीय ईंधन तथा गैसेस प्राप्त होती हैं। द्रवीय ईंधन तथा गैसेस प्राप्त होती हैं। तो यही प्रक्रिया आपकी कहलाई जाती है आपकी बायोकेमिकल कन्वर्जन। क्या कहलाई जाती है, बायोकेमिकल कन्वर्जन। देखते हैं हम छोटा सा एक इसका एग्जाम्पल है बायोकेमिकल कन्वर्जन। जैसे आपका ये बायोमास में आपका जो जैविक पदार्थ हैं लाइक पेड़ पौधे हुए और जीव जंतु हुए, इन पे तो इनको देखिए यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट, मतलब ये लिखा हुआ है प्री ट्रीटमेंट। यहाँ पे ये अभिक्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है, यहाँ पे ये अभिक्रिया कराई जाती है। लिखा है कैटलिस्ट हीट। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जा रही है। तो इस अभिक्रिया के बाद जो हमें, और यहाँ पे देखेंगे इस सेलुलोज जो बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो ये जो आपके यहाँ पे इस प्री ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे और बैक्टीरिया ऐड किए जा रहे हैं, सेलुलोज वगैरह, ये देखेंगे बैक्टीरिया वगैरह इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ तक पूरा ये अभिक्रिया पूरी हो रही है। उसके बाद ये अभिक्रिया देखेंगे हमें किस पार्ट में मिलती है, दो चीज़ों में मिल जाती है, एक फर्मेंटेशन और एक कैटालिटिक अपग्रेडिंग। क्या होता है, एक फर्मेंटेशन और कैटालिटिक अपग्रेडिंग, ये दोनों इसके ही प्रकार होते हैं, बायोकेमिकल एंड कन्वर्जन के ही प्रकार होते हैं। इसमें एक फर्मेंटेशन मिल जाता है, ठीक है, और एक हमें कैटालिटिक अपग्रेडिंग मिल जाता है। तो इन दोनों से जो प्राप्त होता है वो आपका फ्यूल्स और केमिकल्स वगैरह प्राप्त होते हैं। जो केमिकल्स में क्या आ जाता है आपका, केमिकल्स में जैसे आपका ये उर्वरक पदार्थ हो जाते हैं, खाद वगैरह हो जाती है ना, जो लिक्विड पदार्थ हैं, गैसेस हैं, वो मिल जाती हैं यहाँ से हमें। तो ये आपका बायोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन कहलाता है। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, बायोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन कहलाता है। अब यदि हम बायोफ्यूल यानी कि जैविक ईंधन की बात करें तो हमारे पास जैविक ईंधन कितने हैं कि जैसे जैविक ईंधन आपका मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया। यदि मेथनॉल क्या है, मेथनॉल जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, लिग्नाइट
व्यर्थ आदि के जो इनके कंबशन से प्राप्त होता है मेथनॉल। ठीक है, फिर एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल जो होता है कि फर्मिटेशन, जैसे जो आपका ये फर्मिटेशन जो है, ये वाला प्रोसेस फर्मिटेशन जो आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा प्राप्त होता है जो शुगर या स्टार्च की जीवाणु की उपस्थिति में, यानी कि शुगर वगैरह आज को मिलाने जो फर्मिटेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ से हम लोग जो एथेनॉल वगैरह प्राप्त करते हैं। बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल या मिथाइल या मिथाइल ईस्ट के द्वारा वेजिटेबल ऑयल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से प्राप्त किया जाता है किसकी उपस्थिति में? जो आपकी मिथाइल या इथाइल ईस्ट के द्वारा वेजिटेबल ऑयल से प्राप्त किया जाता है, इनकी कब क्रिया कराई जाती है तब ये प्राप्त होता है। अंत में क्या आ जाता है? आपका जैविक ईंधन है, लकड़ी है, चारकोल है, फ्यूल प्लास्टिक्स हैं, प्रोड्यूसर गैसेस है इत्यादि, ये सारे आपके बायोकेमिकल जो आपके और जैविक पदार्थ हैं या बायोफ्यूल हैं। बायो एनर्जी के जो बायोमास एनर्जी की जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्सेस है, व्यर्थ पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें स्वच्छता प्राप्त होती है। ठीक है, साफ स्वच्छता मिलती है। ठीक है, और जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जिनका हमें कोई यूज नहीं था, हम सामान्यतः उनको फेंक ही देते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। अन्य ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। इसमें वेस्ट डिस्पोजल की समस्या भी कम हो जाती है। बची हुई व्यर्थ को हम खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। गाँव में व्यर्थ पदार्थ गोबर का इस्तेमाल होता है, जिससे गाँव की स्थिति में सुधार आता है। ठीक है, जो मतलब गाँव में गंदगी वगैरह गोबर वगैरह को फेंक देते हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे वहाँ की स्थिति में सुधार आता है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो है बायोमास एनर्जी। नेक्स्ट हम वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पर रहिए और स्वच्छ रहिए।